Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Atta platform. This is Soumya here. I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज है आपका बैंकिंग से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज के सेशन में सॉल्व करे जाएंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1955 एंड रीनेम्ड एज। यानी एक इंपीरियल बैंक था 1955 में, उसको नेशनलाइज किया गया था और उसका नाम रखा गया था। तो वो नाम कौन सा रखा गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1955 एंड रीनेम्ड एज। इसका आपका राइट आंसर होने वाला है एसबीआई। इस तरीके से आपको एसबीआई का याद हो जाएगा कि एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1955। ठीक है, इंपीरियल बैंक को ही एसबीआई का नाम दिया गया था 1955 में, याद रखिएगा। एसबीआई की स्टैब्लिशमेंट ईयर भी 1955 ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू कम्स अंडर विच फंक्शन ऑफ मनी? फॉर्मल फंक्शन, फिजिकल फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, मॉनेटरी फंक्शन। देखो फंक्शंस, मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट चार्ट में समझाऊंगी कितने सारे होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेरा इंटेंशन आपको सिर्फ एमसीक्यू कराना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको वही की वही कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो ये कौन से फंक्शन के अंदर आता है? अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो आप चार्ट से समझ जाओगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम राइट आंसर लगा लेते हैं इसका, प्राइमरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में कि क्या है सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा प्राइमरी फंक्शन की, तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पे पैसा देंगे कि क्या देंगे? फ्री में चुरा के तो नहीं ले लेते डब्बे में से निकाल के, नहीं। प्राइमरी फंक्शन का सबसे पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आप कोई भी चीज खरीदते हो बेटा, वेदर गुड्स और सर्विस, यानी चाहे आप सामान खरीदे कोई सर्विस खरीदे, बदले में जो आप देते हो ना मनी, वही उसका प्राइमरी फंक्शन है कि एक्सचेंज करना। ठीक है, दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो हर चीज की कीमत होती है। जैसे पेन 10 रुपए का आता है तो यूनिट ऑफ वैल्यू कितनी हुई पेन की? मैम 10 रुपए की। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का आता है, उसकी यूनिट ऑफ वैल्यू कितनी हुई? यानी सब सामान का मेजरमेंट जो है वो पैसों से ही पता चलता है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। देखो सेकेंडरी फंक्शन में तीन फंक्शंस आते हैं इसके, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वन बाय वन समझते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब सिंपल सा होता है फ्यूचर में चल के कोई पेमेंट करना। फ्यूचर में कैसे पेमेंट करना? सपोज करिए मैंने आज बैंक से 1 लाख का लोन लिया था और 3 महीने बाद मुझे उसे चुकाना है, या मैंने किसी फ्रेंड से लोन लिया था, तो 3 महीने बाद जो मैं उसे पेमेंट करूंगी उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जो कि फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे आप लोग जमा कर करके रखते हो ना अपने तिजोरियों में छुपा छुपा के, तो वही चीज है ना, पैसे स्टोर करके रखने के लिए यूज किए जाते हैं लंबे टाइम तक, जैसे आप लोग रखते हो। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इसका फंक्शन ये है, पैसे को आप कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर अब मैं दिल्ली में बैठी हूँ तो मैं ट्रांसफर करना, मैं मुंबई में किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब तो इतना ईजी हो गया है कि बैंक जाने की जरूरत नहीं है, फोन निकाला और ट्रांसफर कर दिया। थर्ड इसका फंक्शन है कॉन्टीजेंट फंक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है बेसिक ऑफ क्रेडिट। देखो पैसा नहीं होगा तो फिर उधार कैसे देगी बैंक आपको? ठीक है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैम? आपने फैक्टर प्रोडक्शन पढ़ा है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, यही तो होता है फैक्टर प्रोडक्शन। तो लेबर को क्या मिलता है मनी के फॉर्म में? पैसा, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, है ना। कैपिटल, कैपिटल पे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है मैम, इंटरेस्ट मिलता है। जमीन है आपके पास लैंड, उस पे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। फिर है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा पैसे होंगे तो सेटिस्फेक्शन तो रहेगा ही ना। अब जो आइसक्रीम खाने का जो मजा है पैसे देख के, जो आप सेटिस्फाई होते हो, तो वो पैसे से ही होगा। फिर है लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। पैसे एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी तो कैश में ही है, आप लोग अपने पास रखते हो, जो चीज चाहे वो खरीद सकते हो। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, वही चीज बोली गई है। पैसों से आप अपने आप की अपनी यूटिलिटी मेजर कर सकते हो कि नहीं मुझे 20 रुपए की आइसक्रीम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे 30 की से ज्यादा मिलेगा, या मुझे पिज्जा से ज्यादा मिलेगा, उसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड?
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बेटा कब पास हुआ था? 1934, 1949, 1955, 1969। देखो 1934 याद रखना आरबीआई का एक्ट होता है। 1955 अभी मैंने बोला एसबीआई का, जब रीनेम्ड हुआ था इंपीरियल बैंक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1949। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ठीक है। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था। देखो मैंने बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं ले आई हूँ। इससे बाहर के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि मैं पार्ट 1 भी करा चुकी हूँ और पार्ट 2 है ये आपका। तो आई होप कि ये आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय आरबीआई एक्ट 1934, इंडियन एक्ट 1956, इंडियन एक्ट 1949 या फिर सेबी 1993? बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन से एक्ट से है? और इसमें देखो एक्ट के नेम के आगे इनकी डेट भी लिखी हुई है, वो भी याद कर लीजिएगा। तो अभी आपको बोला मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सब प्रीवियस क्वेश्चन था, बैंक है तो बैंकिंग ही रेगुलेट करेगी। 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ मनी? फंक्शन ऑफ मनी के अंदर कौन सा नहीं आता? देखो अभी मैंने आपको सारे फंक्शन ऑफ मनी कराए थे, अब बता दीजिए इसमें से कौन सा नहीं था उसके अंदर। मेक डिमांड एंड सप्लाई, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी चार्ट पढ़ाया है, तीनों फंक्शंस पढ़ाया है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड कॉन्टीजेंट। तो इससे पूछा है नॉट, याद रखिएगा नॉट यहाँ पे बोला गया है, कौन सा नहीं है। तो देखिए सारे हैं यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है फंक्शन का मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश मनी, फिड्यूशियरी, लीगल, फिएट या नन ऑफ दीज? चेक जो है हम लोग चेक जमा करते हैं बैंक में, ये कौन से टाइप ऑफ मनी है? टाइप्स ऑफ मनी, लीगल होता है, नॉन लीगल होता है, ठीक है ना, फियाट होता है, फिड्यूशरी होती है। तो बेटा जो चेक होते हैं वो आपके फिड्यूशरी के अंदर आते हैं। मैम फिड्यूशरी क्या होता है? देखो फिड्यूशरी का मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट। जो बेटा चेक होता है ना, जो सामने वाला अगर मुझे कोई चेक दे रहा है तो मैं विश्वास से लेती हूँ, और मुझे बैंक पे भरोसा होता है, और मुझे देने वाले व्यक्ति पर भरोसा होता है, ठीक है, तब जाके मैं चेक बैंक में जमा करती हूँ। इसीलिए चेक जो है एग्जाम्पल वो फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब विश्वास, ट्रस्ट पे जो लिया गया हो। आपको बैंक पे भरोसा होता है, आपको जो दे रहा होता है आपको चेक, उस पे भरोसा होता है, तभी आप जाके डिपॉजिट करते हो। लीगल की बात करूँ तो जो आपके हाथ में आजकल नोट है 10, 20, 50, 100 जो आप लोग लेते हो, जो सरकार ने लीगली कर रखा है कि कोई इसे मना नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं लीगल मनी। अगर आप कोई सामान खरीदते हो और आप 100 का नोट पकड़ाते हो ना, तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसे मना कर दे लेने से। बस बशर्त ये होना चाहिए कि गांधी जी होने चाहिए, अगर आप इंडिया में हो ना। ये थोड़ी ना डॉलर लाके फिर इंडिया में चलाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा है फिएट। देखो फिएट के अंदर क्या होता है कि जो सरकार वैल्यू फिक्स करती है उसी से ही वो चीज बिकती है। कैसे मैम? अच्छा एक बात बताइए, 10 का नोट है आपके पास, तो वो सरकार ने उसकी वैल्यू 10 रखी हुई है बेटा, अगर वो नोट 10 हटा दिया जाए ना, तो उस नोट की वैल्यू 10 रुपए नहीं है। उस सिंपल से कागज की वैल्यू 10 रुपए नहीं है, लेकिन सरकार ने उसको वैल्यू दे रखी है ना, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की। तब वो हम लोग 10, 50, 100 मानते हैं। लेकिन वो सिंपल सा जो कागज है जिसपे 10 लगा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, उसकी वो वैल्यू नहीं होती, बट वो सरकार ने डिसाइड की होती है वैल्यू, इसीलिए उसको फिएट मनी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्रेडिट राशनिंग। देखो यहाँ पे दो टूल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ से क्वेश्चन 110% श्योर आता है, ठीक है। तो इससे से बताना है कौन सा नहीं है, वो भी क्वांटिटेटिव पूछा गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं और क्वालिटेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो बैंक रेट है बेटा, ये आपका क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। कैश रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। बट जो क्रेडिट राशनिंग है ये आपकी क्वालिटेटिव के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चार्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव के अंदर देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलएफ के अंदर रेपो रिवर्स रेपो रेट, और क्वालिटेटिव के अंदर आपकी पब्लिसिटी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन ऑफ लोन, एडजस्टिंग रेट ऑन कंजप्शन लोन, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है।
अगर मैं वन बाय वन समझाऊं बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, जब आपकी आरबीआई, आपकी जो सेंट्रल बैंक होती है, वो सिक्योरिटीज को बेचती है या खरीदती है, किससे मैम? कमर्शियल बैंक से। ठीक है, जो आपकी बड़ी बैंक होती है, बड़ी बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक, और छोटी बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक। तो जो बड़ी बैंक होती है, जब वो भी कोई भी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से खरीदती या बेचती है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। बैंक रेट क्या होता है मैम? बैंक रेट जब होता है बेटा, जब आपकी बड़ी बैंक जो है सेंट्रल बैंक, वो जिस रेट पर लोन देती है ना कमर्शियल बैंक्स को, वो बैंक रेट होता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। सीआरआर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब आपको कोई कमर्शियल बैंक जो होती है, छोटी छोटी बैंक जो आपको लोन देती है बेटा, वो कुछ परसेंटेज अपने पास सेफ्टी के लिए रखती है, उसे बोलते हैं सीआरआर। और जो एसएलआर होता है ना, सिक्योरिटी, आपकी स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट, ये इन द फॉर्म ऑफ आपको कैश में रखना पड़ता है। लेकिन सीआरआर में क्या होता है मैम? कुछ परसेंटेज रखते तो है, लेकिन वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, सीआरआर में याद रखना, अगर सपोज करिए 100 रुपए है कमर्शियल बैंक के पास, तो 80 रुपए वो अपने पास रखता है, और 20 रुपए वो सेफ्टी के लिए कैश रिजर्व रेशियो रखता है। किसके पास मैम? बड़ी बैंक के पास, सेंट्रल बैंक। लेकिन एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर के अंदर जो बेटा है, वो रखते तो है अपने पास, अपने पास ही रखेंगे, किसी और को नहीं देंगे, लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं होता बेटा, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अगर मैं रेपो रेट की बात करूं, तो रेपो रेट भी वही रेट होता है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे उधार देती है, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा कर दीजिए, अब छोटी बैंक दे रही है उधार बड़ी बैंक को, यानी कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक को लोन देती है, जब उस रेट पर, वो रिवर्स रेपो रेट है। ये मैंने आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स में समझा दिया है। ठीक है, अगर क्वालिटेटिव की बात करें बेटा, डायरेक्ट एक्शन होता है, सीधे सेंट्रल बैंक बोलती है आपको इसको लोन देना है, इसको नहीं लोन देना है। मोरल सुएशन में वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप रेट कम कर दो, रेट बढ़ा दो। ठीक है, नहीं, ये सारी चीजें हैं। क्रेडिट ऑफ राशनिंग में भी यही बोला जाता है कि किस किस को क्या, कितने सेक्टर्स को कौन कौन से उधार आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्वालिटेटिव के अंदर आती हैं। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे प्रीवियस सेशंस देख लीजिए प्लीज। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत वन लाइन में डिस्क्राइब किया है, ये पूरा मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। कमर्शियल बैंक कौन सा फंक्शन नहीं है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, गिविंग लोन्स, एडवांसेस, इश्यूज करेंसी नोट, एंड फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। बताइए, कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सा काम नहीं करता है? देखो, कमर्शियल बैंक एक ही काम नहीं करता है, वो है इश्यू करेंसी नोट। बेटा, छोटे छोटे बैंक थोड़ी ना नोट्स करेंसी करते हैं, इसके तो लिए हमारी आरबीआई बनी हुई है ना। ये काम जो है ना, नोट छापने का और नोट इश्यू करने का, ये जो काम है वो आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास नहीं है। बाकी काम वो करते हैं, लोन देते हैं आपको, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स को देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर को ज्यादा लोन देना चाहिए, ठीक है, इस सेक्टर्स को ज्यादा लोन देना चाहिए, वो सारी चीजें देखते हैं। बट ये करेंसी वाला काम इसका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, बोथ एन ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव। कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है, पूछा गया है। इसके भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी चार्ट आपको दिखाती हूँ, चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो, इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जो आप पैसे जमा जमा करके जाते हो ना बैंक के अंदर, वो। दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, अब वो जो पैसे आपने डिपॉजिट किए उससे फिर वो दूसरों को लोन भी तो देंगे। तीसरा क्रेडिट क्रिएशन, उधार पे देना जो चीज देते हैं। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर बेटा दो फंक्शन आते हैं, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन क्या होता है मैम? देखो, एजेंसी फंक्शन क्या होता है, पहले हम आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था मैम? प्राइमरी फंक्शन पूछा था, तो प्राइमरी कौन सा हो जाएगा बेटा? नॉट पूछा था। कौन सा नहीं है? तो ये दोनों ही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन दोनों ही फंक्शन प्राइमरी है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर लगा दीजिएगा। अब चलिए मैं डिटेल में आपको समझा देती हूँ। देखो, कमर्शियल बैंक छोटी बैंक होती है, तो इनका काम क्या होता है बेटा? दो फंक्शंस होते हैं इनके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर्फ पता दो काम करते हैं, ये दो समझ लीजिए बस। पैसा लेते हैं आपसे, आप जैसे डिपॉजिट कराते हो, और फिर वही लोन देते हैं और क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उधारी क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन जो होता है ना, इसमें दो फंक्शन होते हैं, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एजेंसी क्या होता है? एजेंसी का मतलब होता है बैंक जो है ना बेटा, कस्टमर के बिहाफ पर,
काम करता है, यानी कस्टमर को वो काम करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर का काम भी वही कर देता है। कैसे कर देता है मैम? कैसे कर देता है? जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, याद करिए आप लोगों ने एलआईसी वगैरह करा रखी हो या आपने कहीं ईएमआई वगैरह कुछ कर रखी हो, तो ऑटोमेटिकली आपके फोन से डिडक्ट हो जाता है पैसा, आपको हर महीने बैंक नहीं जाना पड़ता। जैसे मेरे फादर है, उन्होंने एलआईसी करा रखी है, तो उनके हमेशा हर महीने में मैं चेक करती हूँ, उनके हर मंथ पे उनका 2,000 समथिंग कुछ ऐसे डिडक्ट होके आता है, अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपके बिहाफ पे बैंक खुद ही काट लेती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ या इंस्टॉलमेंट हुआ, आपने ईएमआई कर रखी है, किसी चीज की ले रखी है, तो आपके हर महीने ईएमआई देने जाते हो क्या बैंक में? नहीं मैम, वो आपकी सैलरी से कट करते हैं ना हर महीने, तो आपकी जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट कलेक्शन हुआ जैसे, है ना, इंटरेस्ट जैसे आपका ब्याज वगैरह आता है, वो खुद ही कलेक्ट होके आ जाता है। ठीक है, ये 3 चीजें होती है बेटा एजेंसी फंक्शन में। फिर होता है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी का मतलब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा दे दी जाए, कस्टमर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में बेटा क्या होता है, चलिए आपके अकाउंट में 2,000 थे, तो आपको कहते हैं आपको जरूरत है 2,500 की, तो गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट याद आ रहा है बार बार, बैंक ये बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, 500 आप और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ज्यादा आप निकाल सकते हो, बैंक आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे देती है। अब आपके बैंक में 2,000 पड़े हैं, पर आपको 2,500 की जरूरत है, तो बैंक कहेगी ठीक है, 500 रुपए तक आप निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, आपके बैंक में तो नहीं है, पर हम आपको दे देंगे। ठीक है, दूसरा है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई आपको बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराना, आपको पहले चाहिए टाइम से पहले, तो कुछ पैसा काट के वो आपको टाइम मेच्योरिटी होने से पहले ही दे देती है। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एफडी 10 साल 15 साल के लिए होता है, कहते हैं ना उससे पहले तोड़वा नहीं सकते, पर तोड़वा सकते हैं भाई, इतनी फैसिलिटीज तो आपको दे देंगे वो लोग, बट थोड़ा सा फाइन काट लेंगे। फिर है आपका लॉकर फंक्शन। लॉकर फंक्शन आपको दे रखा है, मम्मी लोगों को ज्वेलरी जा जाके छुपा के रखती है लॉकर्स में, तो लॉकर फंक्शन इसलिए दे रखा है कि आप अपनी कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट पेपर्स है, आपकी ज्वेलरी है, चोरियां अगर होती हैं बहुत ज्यादा, आज के टाइम पे बहुत होती हैं, तो आप जाके सेफ्टी से रख सकते हो बैंक में, बिंदास सो सकते हो आप, है ना। फिर एक ट्रेवलर चेक। देखो ट्रेवलर चेक की सुविधा ये है, कैश ले लेके तो नहीं घूम सकते हर जगह ना, ट्रेन में तो सबसे ज्यादा चोरी होती है, तो कैश ले लेके आप कैसे घूम सकते हो, तो उसकी जगह आपको ट्रेवलर का चेक दे दिया जाता है। वो एक तरीके का कैश ही होता है, बट वो चेक के फॉर्म में आपको दिया जाता है, ताकि आपको कैश ना ले जाना पड़े, और आप आराम से घूमो कहीं भी लेके उसे। ठीक है, तो ये सारी फंक्शंस जो है वो, देखिए इससे ज्यादा आपको कहीं इंपॉर्टेंट चार्ट मिलेगा नहीं, इसमें सब डिटेल कवर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई। कौन सा मनी सप्लाई नहीं है? नहीं पूछा गया क्वेश्चन, प्लीज जरूर पढ़िएगा, नॉट लिखा हुआ है। मनी सप्लाई क्या होता है भाई? जो आपके, हमारे जो कंट्री में पैसा इधर से उधर चल रहा होता है ना, आपके पास कितना पैसा है, आपके बैंक के पास कितना पैसा है, आपके बिजनेस में कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। तो देखो मनी सप्लाई का नोट पूछा गया, तो पहला ऑप्शन है करेंसी विद पब्लिक। देखो मैंने अभी बोला आपके पास कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, वो मनी सप्लाई है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, आपके पास कितना है, बैंक में आपने कितना जमा कर रखा है, जैसे एफडी हो गई, कितना जमा कर रखा है अपने बैंक में, वो भी है। ये मतलब डिमांड डिपॉजिट, डीडी वगैरह डिपॉजिट कर, टाइम डिपॉजिट एफडी के अंदर आता है, सॉरी डिमांड डिपॉजिट नहीं आता। टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी, जो आप 10 साल 15 साल के लिए कराते हो। ठीक है, फिर है गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई। बेटा गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई है, तो ये आरबीआई के पास रहता है, ये बैंक में या हमारे पास नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मनी सप्लाई कौन सा नहीं है, गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई। ये आरबीआई के पास बेटा रिजर्व रहते हैं, ये सर्कुलेट नहीं करते इकोनॉमी में। ठीक है, ये चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये सप्लाई ऑफ मनी है। सबसे पहला होता है M1। M1 का मतलब करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है, यानी मेरी तिजोरी में कितना पैसा है। M2, ठीक है, M2 के अंदर क्या आता है, सॉरी करेंसी विद पब्लिक आता है, और आपका डिमांड डिपॉजिट्स आता है, डीडी, जो आप लोग डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह आप लोग बैंक में जमा कराते हो, फिर आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे अदर डिपॉजिट, कुछ और आपने और डिपॉजिट करा रखी हो, बहुत बहुत स्कीम्स होती है भाई, आप लोग जो बैंक में जाते हो उन्हें पता होगा, बहुत सारी स्कीमें होती हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से आप लोग पैसा जमा करवाते हो, तो ये M1 के अंदर आता है। M2 किसे बोलते हैं? M2 के अंदर ये M1 वाली सारी चीजें आ जाएंगी, प्लस जो आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हो वो आएगा। M3 के अंदर क्या आएगा? M3 के अंदर आपका M1 तो सब में ही आ रहा है बेटा, ठीक है, M1 पूरा आएगा, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट,
प्लस जो आपने टाइम डिपॉजिट कर रखा है ना विद बैंक, यानी आपने जो एफडी करा रखी है बैंक के साथ, वो M3 के पास आता है। फिर आता है M4। M4 के अंदर M1 नहीं आएगा, M4 के अंदर सिर्फ M3 आएगा, और जितना भी डिपॉजिट आपने पोस्ट ऑफिस NSE में करा रखा होगा वो आएगा। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें पूछ सकते हैं M1 M2 M3 M4 के अंदर क्या क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट्स इन बैंक। राजा छेले कमेटी, गोईपोरिया कमेटी, वर्मा चक्रवर्ती कमेटी, यानी कौन सी कमेटी थी जिसने ये बोला था कि कंज्यूमर की सर्विसेज को थोड़ा इंप्रूवमेंट करो बैंक के अंदर, भाई अच्छी सुविधाएं दो, थोड़ा सुझाव दिया कि थोड़ा कस्टमर को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करिए। तो ये कमेटी जो दी गई थी वो थी आपकी गोईपोरियो कमेटी। इस कमेटी का सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, आप यूपीएससी डाल के देख लेना, कुछ भी डाल के देख लेना, कमिटीज बैंकिंग कमेटी सारे रट लीजिए, ये रटना ही पड़ेगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड दिस। हार्टली विथर्स, हार्टे, प्रोफेसर थॉमस या कीन्स, किसने ये लाइन बोली थी, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका हार्टली विंथर्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया 1969 इन्वॉल्व्स हाउ मेनी बैंक्स, 14, 8, 20 या 6, जल्दी बताइए। भाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक याद रखिएगा, 2 बार हुए थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एक तो आपसे पूछ ही लिया है, एक तो आपसे 1969 वाला पूछ लिया है, ठीक है। 2 याद हुए थे, मैं आपको दूसरा भी बता दूंगी। तो पहले ये बताइए 1969 में कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, तो मैम 14 बैंक्स हुए थे, याद रखना 14 बैंक्स, ठीक है। फिर दोबारा कब हुआ था, 1980, याद रखिएगा, ठीक है। दोबारा हुआ था 1980, जिसके अंदर कितने बैंक्स थे मैम, 6 बैंक्स थे, याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में 6 बैंक का हुआ था, तो टोटल 20 बैंक्स हो गए ना। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज एपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया। देखो जो गरीब लोगों को उधार देना है, फार्मर्स को उधार देना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उधार देना है, उसके लिए कौन सा बैंक बनाया गया, याद करो गांव में कौन से बैंक होते हैं जिसके लिए आप लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते होंगे उस पोस्ट के लिए। तो उसका जो राइट आंसर है बेटा नबार्ड, ठीक है। 1982 नबार्ड के अंदर ही ये आता है, नबार्ड के फॉर्म निकलते हैं ना आप लोगों के बैंक्स में जॉब के लिए, तो ये रूरल लोगों के लिए ही बनाई है ये बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आप आंसर करो। सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है बैंक का, एजेंसी, जनरल यूटिलिटी और सोशल, या ऑल ऑफ दीज अब बताइए। प्राइमरी तो आपको पढ़ाई चुकी थी मैं फंक्शन, सेकेंडरी में मैंने आपको एजेंसी बताया था, यूटिलिटी बताया था, तो देखो इसमें सोशल फंक्शन भी ऐड कर लो। वैसे सोशल फंक्शन होता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑल ऑफ दीज अबव आएगा। वैसे तो एजेंसी और जनरल यूटिलिटी होता है, सोशल ये है कि आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, कस्टमर के लिए ही करा जा रहा है, इसीलिए सोशल फंक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मनी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इंडियन मनी का जो सिस्टम है हमारा मॉनेटरी सिस्टम है वो किस पे बेस है, पेपर स्टैंडर्ड, मेटालिक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड या क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड, बताइए। सोने पे है, पेपर पे है, पेपर पे ही है ना, अभी कागज के नोट ही तो चल रहे हैं ना, मेटल के चल रहे हैं क्या, नहीं ना, गोल्ड के भी नहीं है, ठीक है ना। अभी हमारा वैसे तो क्रेडिट अब हो गया है, अब तो क्रेडिट चीजें हो गई है ना, लेकिन सबसे जो हमारा बेस जो है ना, नींव रखी गई है, वो हमारे पेपर स्टैंडर्ड पे ही रखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। हिंदी में सॉरी इसका शायद नहीं हो पाया हिंदी में मुझसे, चलिए इंग्लिश में ही है ये वाला। आपको मैच करना है 1/LRR, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई। देखो 1/LRR ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, याद रखना। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है मैम, मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा मतलब है, आप शुरू में 10 रुपए भी जमा करते हो बैंक में जाके, कोई भी इनिशियल डिपॉजिट, उससे फिर बैंक आगे कितना मनी क्रिएट करता है उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। फिर क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है बेटा, आपने कितना लोन लिया है, कितने रुपए का लोन लिया, सपोज करिए 1 लाख का, बदले में गिरवी का सामान कितने का रखा है आपने, डिफरेंस कितना है,
वो बताता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड अगेंस्ट इट, है ना। जैसे अगर मैंने अपना घर गिरवी रखा है 2 लाख रुपए का, उस पे मैंने 2 लाख का लोन लिया हुआ है, तो उसका डिफरेंस देखते हैं कि आपने कितना सामान, कितने वैल्यू का सामान गिरवी रखा है और कितना आपने लोन लिया है। फिर क्या है आपका, वैसे तो मैंने फर्स्ट का ए का 4 लगा दिया है, ए का 4 सब जगह ही है, ए का 4 बी का 3 हर जगह ही है, देखो। क्रेडिट क्रिएशन अभी मैंने आपको बोला, और मनी सप्लाई, बताओ इसका क्या डिफरेंस होगा इनमें। मनी सप्लाई भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, सब चीज आती है, तो डी का सेकंड हो गया। और क्रेडिट क्रिएशन, जो आप शुरू में सबसे पहला इनिशियल डिपॉजिट क्रिएट करते हो, उससे फिर वो जो क्रिएट किए जाते हैं आगे पैसा, वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो ए का 4th है, बी का 3rd है, सी का 1st है, डी का 2nd है। ठीक है, मनी सप्लाई भी मैंने आपको पढ़ाया, M1 M2 M3, सारे करेंसीज, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, है ना, वही सारी चीजें थी। चलिए, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवेल्युएशन। यानी आपको ये बताना है कि पैसा पहले कौन से फॉर्म में था, फिर कौन से फॉर्म में, फिर कौन से फॉर्म में बढ़ता गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मैम बार्टर सिस्टम था, जहाँ पे लिखा नहीं है, मिसिंग है, पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बार्टर, बार्टर सिस्टम किसी ने तो करा, मैंने तो बहुत किया अपने टाइम पे, देखो। जैसे पहले मैं ना अपनी नानी के यहाँ जब जाया करती थी, तो वो लोग पता क्या करते थे, कांच की बोतल या फिर गेहूं जो होते थे ना, गेहूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं पहले टाइम पे खेती लोग बहुत करा करते थे मेरे नाना नानी के टाइम पे, तो मेरे नाना नानी के यहाँ गेहूं बहुत होते थे, तो एक कटोरी में गेहूं गेहूं लेती थी, गेहूं, और उसको बदले में उसको देती थी गेहूं, और वो मुझे देता था एक आइसक्रीम ऑरेंज वाली। उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान, ठीक है। फिर उसके बाद आया आपका कॉमोडिटी मनी, बेटा। कॉमोडिटी का मनी ये होता था कि सिर्फ एक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बार्टर दिया नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, इससे पहले बार्टर सिस्टम था। कॉमोडिटी मनी का मतलब ये होता था कि पहले ना क्या होता था कि सिर्फ एक चीज मना करते थे कि अगर आपको कोई भी चीज लेनी है तो बदले में आपको नमक देना पड़ेगा। देखो, अभी आइसक्रीम और वो वाली बात अलग है, वो बार्टर का मतलब होता है किसी की सामान के बदले किसी का भी ले लो। मैं तो कभी कांच की बोतल भी दे देती थी कोल्ड ड्रिंक्स की, उसके बदले मुझे आइसक्रीम मिल जाती थी, है ना। मैंने तो बहुत खाई है आइसक्रीम, सबसे ज्यादा तो गेहूं से और कांच की बोतल से, पेप्सी वगैरह की। ठीक है, उससे आइसक्रीम, वो बार्टर है। कॉमोडिटी में क्या होता है, एक बेसिक चीज बना देते थे कि अगर आपको चावल चाहिए ना, तो आपको फिर बदले में नमक ही देना पड़ेगा, और कुछ नहीं दे सकते आप, वो सेट कर देते थे। या फिर कोई आपको कैटल देना पड़ेगा, पशु देने पड़ेंगे बदले में, ऐसे। फिर आया आपका मेटल मनी, गोल्ड सिल्वर ऐसे आए। फिर आपका पेपर मनी आया, भाई अभी आप जो चला रहे हो 100 500 का नोट है। उसके बाद फिर क्रेडिट मनी, क्रेडिट यानी अभी जो आपके चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेके घूम रहे हो आप लोग, डिजिटल मनी है, उधार पे आप लोग चीजें ले रहे हो, है ना, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन यही तक था, आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगी। सेशन वाकई अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और चलिए, अब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।